हाँ हाँ, तो बच्चों, आज का प्रथम टॉपिक है पुनरुत्पादन, रीजनरेशन। तो किसी भी प्रविष्टि के बीज या प्रबद्ध, प्रविष्टि मतलब जो पादप है उसकी कोई भी वैरायटी, कोई भी किस्म, अगर उसके बीज है या फिर प्रबद्ध, प्रबद्ध का मतलब उसका कोई भी ऐसा स्वरूप उस पादप का जिसको उगाया जा सके या फिर जिससे जननक्षम पादप हम प्राप्त कर सके। तो इन प्रविष्टियों के बीजों को और प्रबद्धों को खेत में उगाना और इनसे नई प्रविष्टि या फिर नए बीज और प्रबद्ध प्राप्त करना, इसे बोलते हैं पुनरुत्पादन। क्या बोलते हैं? पुनरुत्पादन। और ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जो जनन द्रव्य जो संग्रह होते हैं वो लगातार एक जगह संग्रहित होने के कारण उनमें जो बीज होते हैं, जैसे कि उनमें अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। और उनकी जो जनन क्षमता है इन जनन द्रव्यों की, वो कम होती जाती है। इसलिए इनको जननक्षम बनाए रखने के लिए, इनकी अंकुरण क्षमता बनाए रखने के लिए इन्हें बार बार पुनरुत्पादित किया जाता है। ठीक है। तो ये है पुनरुत्पादन का महत्व, कि जनन द्रव्य संग्रहों को जननक्षम बनाए रखने के लिए पुनरुत्पादन जरूरी है। ठीक है। तो अब इसके बाद में हम जो दूसरा टॉपिक है वो पढ़ेंगे आनुवांशिक अपर्दन। क्या पढ़ेंगे? आनुवांशिक अपर्दन। तो यह आनुवांशिक अपर्दन, जैसे अपर्दन आप सबने पढ़ा है कि जो मृदा होती है, जैसे कि ये मृदा, ठीक है, इसकी जो ऊपर वाली जो सतह होती है, ऊपर वाली जो सतह होती है, इसके अंदर बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जैसे पानी आया, क्या आया? पानी। ठीक है। या फिर हवा, इसकी वजह से ये जो ऊपर वाली जो सतह है ये बहकर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बहकर चली जाती है। ठीक। और इसकी वजह से क्या होगा, जो मृदा है इसकी जो उपजाऊ क्षमता है, जो इसकी जो फर्टिलिटी है, वो कम होती जाती है। ठीक है। इसकी फर्टिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जो इसमें पोषक तत्व है मृदा के अंदर, वो कम होते जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम प्लांट्स के अंदर लगाएंगे कि जो भी हमारे आसपास में जितने भी पादप या फिर जो कृषि योग्य जितने भी पादप पाए जाते हैं, कृषि प्रारूप पाए जाते हैं, या फिर उनके जो जंगली संबंधी पाए जाते हैं, अगर उनकी विविधता में अगर लगातार अगर कमी आती रहे धीरे धीरे करके टाइम के साथ, ठीक है, तो उसे बोलेंगे आनुवांशिक अपर्दन। क्या बोलेंगे? आनुवांशिक अपर्दन। तो उनका जो सम टोटल ऑफ उनका जो जीन है, जितनी भी जो जीन पूल है उनका, ठीक है, जो जीन पूल है उसमें कमी आ जाएगी। किसकी वजह से? इरोजन की वजह से, आनुवांशिक अपर्दन की वजह से इसके जीन पूल में कमी आ जाएगी। कोई भी पादप, जैसे कि अगर मैं गेहूं की किस्मों की बात करें, ठीक है, अगर गेहूं के जो विविध किस्में पाई जाती है, अगर उनमें धीरे धीरे उसकी विविधता में अगर कमी आने लग जाए, ओनली कुछ ही किस्मों पर हम फोकस करें, तो उससे क्या होगा? गेहूं की आनुवांशिक अपर्दन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आनुवांशिक अपर्दन। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आनुवांशिक अपर्दन है, इसके जो मुख्य कारण कौन कौन से हैं, ये कौन सी वजह से होता है आनुवांशिक अपर्दन? सबसे इम्पोर्टेंट है पहला, कि जो विविधतापूर्ण जो देशी किस्में होती हैं, कि बहुत पुराने समय से जो उगाई जाती है, आज भी बहुत सारी जगहों पर उगाते हैं, अपने लोकल एरिया में बहुत सारी किस्में, देशी किस्में उगाते हैं, वो उनके स्थान पर आज हम क्या कर रहे हैं? उन्नत किस्मों को खूब उगा रहे हैं, इनको हम खूब उगा रहे हैं। और जो ये विविधतापूर्ण जो देशी किस्में थी, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि इनको कम उगाया जाता है, क्योंकि इनमें उपज कम होती है, लेकिन इनमें गुण बहुत ज्यादा होते हैं। उन्नत किस्मों को इसलिए ज्यादा उगाया जा रहा है कि इनमें उपज ज्यादा होती है। ठीक है। तो इनका व्यापक स्तर के ऊपर अब हम उगाने लग गए। इससे की वजह से क्या होगा? देशी किस्मों पर अपना ध्यान कम जाएगा, उनको कम उगाएंगे तो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएंगे। तो इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर कोई भी जो खेती योग्य जो कृषि प्रारूप है उनके अंदर आनुवांशिक अपर्दन होता जाएगा। इसी तरह तो खेती में जो सुधरी पद्धतियां हैं, कौन सी पद्धतियां? सुधरी पद्धतियां, उसके कारण जो बहुत सी जो फसलें हैं उनके जंगली प्रारूप समाप्त होते जा रहे हैं। ये सुधरी पद्धतियां कौन सी है? सुधरी पद्धतियों में क्या हो रहा है? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सुधरी पद्धतियों में हमने क्या किया है कि जो एक जगह पर्टिकुलर एरिया में कोई भी क्षेत्र के अंदर बहुत सारी किस्में उगी हुई थी, बहुत सारे
क्या नाम जंगली प्रारूप उगे हुए थे, उनमें से हमने अपनी पसंद के अनुसार कुछ एक छांटे और उनका डोमेस्टिकेशन किया, उनको बार बार उगाया, और उनको बार बार उगाया, और उससे क्या हुआ, उनके धीरे धीरे जो पुराने जो जंगली प्रारूप थे वो खत्म होते गए। तो ये सुधरी पद्धतियाँ, जिसे हम ग्रामीण बोल सकते हैं एक में, तो ठीक है। और भी हमने खेती में कई प्रोग्रेस किए, चलो। तो इसकी वजह से जंगली प्रारूप खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है कि जो जनसंख्या है इसका भी दबाव बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जंगली क्षेत्र हैं इनको अब हम धीरे धीरे खेती और चारागाह के लिए हम काम में लेने लग गए। किसके रूप में, खेती एवं चारागाह के रूप में इनको काम में लेने लगे, उनको काटा जा रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो जंगलों में विविधता पाई जा रही थी इनका, ठीक है, किनकी, इन पौधों की, जो कृषि योग्य पौधे होते हैं, तो उनकी विविधता में कमी आएगी, ठीक है। और जो औद्योगिक क्रांति आई उसके फलस्वरूप जितना आर्थिक विकास हुआ है, और उसकी वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से आज हम चारों तरफ विविध प्रकार के डेवलपमेंट देख रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्रों में रेल सड़क भवन, ये सब होगा, ये सब हम देख रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वन है उनको काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा काटा जा रहा है। तो जंगली क्षेत्रों के अंदर इनका निर्माण किया जा रहा है, तो इन जंगली क्षेत्रों को फिर जंगली क्षेत्रों में कमी आ जाएगी, ठीक। अब पांचवा पॉइंट है, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पुनर्स्थापन, कि इसकी वजह से एक नई किस्म आती है, या फिर कई बार खरपतवार भी आ जाते हैं उसके साथ। कई बार एक खरपतवार को ही हम एक क्या नाम अच्छा पादप समझकर ले आते हैं, ठीक है। जैसे कि वो जलकुंभी है, सजावटी के तौर पर लाए थे, लेकिन आज खरपतवार बन गए पूरे देश के लिए। तो ये क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आकर फसलों के जंगली संबंधी हैं उनके साथ कंपटीशन करके उनको लोप कर देती है, उनका आंशिक या पूर्ण लोप वो कर देती है। तो इस तरह से आनुवांशिक अपर्दन के 5 कारण हमने पढ़े। आनुवांशिक अपर्दन क्या होता है, कोई भी कृषि प्रारूप है उसके जंगली संबंधी है, अगर धीरे धीरे अगर उनके विविधता में कमी आए तो आनुवांशिक अपर्दन कहलाएगा। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट हमने कारण पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम उद्गम केंद्र, कि कोई भी जो कृषि योग्य जो प्रारूप होते हैं इन फसलों के, उनके उद्गम केंद्र, कि वो कहाँ पर ओरिजिन हुआ होगा, सबसे पहले कहाँ उनके जंगली जो संबंधी वो पाएंगे। तो इससे संबंधित वेबिलोव नाम के, क्या नाम है, वेबिलोव, वेबिलोव नाम के एक साइंटिस्ट ने, क्या नाम है इसका, वेबिलोव नाम के एक साइंटिस्ट ने, रूसी साइंटिस्ट ने, इसने अब पूरे संसार की जो फसलें हैं उनके जंगली संबंधियों के विभिन्न जो प्रारूप हैं इनका संग्रह किया, और उनका बहुत अच्छे से इसने अध्ययन किया, और इन्हीं अध्ययनों के आधार पर इसने नतीजे निकाले और कई सुझाव दिए कि जो फसल है उनके जो जंगली जो प्रजाति हैं इनका उद्गम संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हुआ। कहाँ पर हुआ, संसार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर ही बताया उसने, ठीक है। और इन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों को क्या कहा गया, इन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों को उन फसलों का उद्गम स्थान बताया गया। क्या बोला गया, उद्गम स्थान बोला गया, ठीक है। तो उसने जितना भी अध्ययन किया पूरे संसार की फसलों के ऊपर, उस अध्ययन के आधार पर उसने ये नतीजे निकाले कि जो फसलें होती हैं उनकी जंगली प्रजातियों से जो उद्गम संसार के ओनली कुछ एक विशिष्ट स्थानों पर ही होता है, और उन्हीं क्षेत्रों को उसने क्या बताया, उनका उद्गम केंद्र बताया। क्या बताया, उद्गम केंद्र, ठीक। अब देखो उद्गम केंद्र है तो हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसके, कि जैसे कि विविध किस्में कहाँ कहाँ पर, विविध जो कृषि योग्य जो फसलें उनके कहाँ कहाँ पर उनके उद्गम केंद्र है। तो जैसे कि चीन के अंदर, चीन एक प्राथमिक उद्गम केंद्र है किसके लिए, सोयाबीन के लिए, मूली के लिए, बैंगन के लिए। इसी तरह अगर हम भारत के बारे में पढ़े तो धान सबसे इम्पोर्टेंट, धान यानी चावल, और विविध प्रकार के जो तुम्हें दिख रही है क्या है, ये सारी की सारी दालें हैं, गन्ना है, काली मिर्च, ये आम, हल्दी, केला, ये सब भारत के अंदर इनका उद्गम हुआ है सबसे पहले। इसी तरह अगर हम गेहूं के बारे में देखते थे, मध्य एशिया के अंदर इसका उद्गम हुआ है, ठीक। और देखो और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मध्य एशिया में मक्का, राजमा, तरबूज, खरबूज, मिर्च, पपीता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर आलू सब्जियों का राजा, मूंगफली, टमाटर, एक जैसे मक्का है 2 जगह भी हो, ठीक है, तंबाकू, रबड़, ये सब। तो ये क्या है, उद्गम केंद्र है जहाँ पर इन
फसलों के जो सबसे पहले जंगली प्रारूप है वो विकसित हुए, वो यहाँ पर ही उगे थे। अब इन उद्गम केंद्रों के दो प्रकार हैं, ठीक है, एक तो प्राथमिक और दूसरा है द्वितीय। तो किसी क्षेत्र में किसी फसल की उत्पत्ति अगर जंगली प्रजातियों से होने का विश्वास किया जाता है, लोग मानते हैं कि उसकी जो उत्पत्ति है, या फिर वहाँ के जो भी साइंटिस्ट वगैरह ये मानते हैं कि उसकी उत्पत्ति किसकी वजह से हुई, वहां पर जो जो जंगली प्रजाति है उसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई। तो इसलिए उस क्षेत्र को, उस फसल का क्या बोला जाता है, प्राथमिक उद्गम केंद्र बोला जाता है, ठीक है। तो ओनली जंगली प्रजातियों से अगर उस फसल की उत्पत्ति होती है, ठीक। दूसरा है द्वितीयक उद्गम केंद्र। अगर किसी क्षेत्र में अगर फसल, कोई भी फसल उगाई जा रही है और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो कृषि प्रारूप उगाए जा रहे हैं, जैसे गेहूं है, इसके बहुत सारे किस्म हम उगाते हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, तो उस फसल का वो जो जगह है, वो क्षेत्र है, वो द्वितीय उद्गम केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीय उद्गम केंद्र कहलाएगा, ठीक।